मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सबों का उन्नयन क्लास बाका में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स के बारे में, स्पेशली इनिशियल चैप्टर के बारे में। इसमें क्या है ना, अगर आप अभी 11th का तैयारी कर रहे हैं, 11th में नए 11th में पहुँचे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। अगर कोई नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। और बायोलॉजी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम हर वो चीज़ के बारे में बताएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो एक वर्ड्स आएगा कि हाँ ऐसा पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान की शाखाएं के बारे में जानते हैं। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। पहला हो गया जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जिसको एनिमल बायोलॉजी बोलते हैं, या वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, जिसको प्लांट बायोलॉजी बोलते हैं। यानी जंतुओं के बारे में पढ़ना और प्लांट के बारे में पढ़ना। और आगे देखते हैं हम लोग। अब हैं ये हमारे एरिस्टोटल साहब, जिनको जीव विज्ञान के जनक कहते हैं, और इनको ही हम लोग जंतु विज्ञान के भी जनक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिया एनिमेलियम, इनमें इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे, और इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान के जनक, या हम लोग जंतु विज्ञान के जनक बोलते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब आप कभी भी किसी कंपटीशन में बैठेंगे, चाहे वो नीट हो या बायोलॉजी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें ये क्वेश्चंस हाईलाइट होके आएगा। जब आप पढ़ेंगे एक बार से आपके दिमाग में आएगा कि हमने ये पढ़ा है हिस्टोरिया प्लांटेरम। लेकिन आप लोग हिस्टोरिया प्लांटेरम और हिस्टोरिया एनिमेलियम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। एनिमेलिया एक ट्रिक है। एनिमेलिया, जंतु विज्ञान के जनक कौन होगा? एरिस्टोटल। हाँ, इससे आप पकड़ लेंगे। और हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांट्स के कौन हो गए? प्लांट वाले में तो हम मेरा थियोफ्रेस्टस। तो दोनों में डिफरेंट आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत हो गया, नहीं होइएगा। हिस्टोरिया प्लांटेरम, इन्होंने भी 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है इसमें, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान के फादर कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण हम लोग वर्गीकरण करते हैं ना। हम लोग नॉर्मली किसी को देखते हैं कि कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, तो हम लोग उसको वर्गीकृत कर देते हैं। अगर आप कहीं जाते हो, 4 आदमी है, 5 आदमी, अगर आपको किसी को वर्गीकरण करना हो तो उसको देख के हम लोग वर्गीकरण करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा सिर्फ देख के किसी को नहीं बता सकते कि कैसा है। तो उसके लिए वर्गीकरण करने के लिए बहुत सारे 3 चीज़ों पर किया गया है। इसलिए पहले जानते हैं जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कार्ल लिनियस ने किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ल लिनियस को वर्गीकरण के फादर कहे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो आप बताएंगे कार्ल लिनियस। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो आप बताएंगे एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो आप बताएंगे थियोफ्रेस्टस। ये फादर आपके चलते रहेगा। इवन अभी आप 11th में हैं, जब आप 12th में जाएंगे तो ये फादर आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगा, जो आपको याद रखना है। इन्होंने हायरार्की दिया। हायरार्की किसको कैसे सजाते हैं और किसमें किसको रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक और वर्ड आता है, डोमेन। ठीक है, डोमेन में क्या करते हैं हम लोग? डोमेन में क्या करते हैं? एक तरफ पहले एनिमल, एक तरफ प्लांट करते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी का क्लासिफिकेशन अगर एनिमल्स में करना है तो एनिमल्स वाले पार्ट्स में जाएंगे, अगर किसी को प्लांट्स में करना है तो प्लांट्स वाले पार्ट्स में जाएंगे। तो सबसे पहले उसका किंगडम देखेंगे कि इसको किस किंगडम में रखा जाए, उसके कैरेक्टर के हिसाब से। फिर उसको फाइलम में डिवाइड करेंगे, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। दैट इज हायरार्की। ये हायरार्की बोलेगा कि हायरार्की किसने दिया? तो कार्ल लिनियस ने। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कार्ल लिनियस। द्विनाम पद्धति,
ठीक है, बाय नोमेनक्लेचर, इसमें शायद नहीं लिख पाए हैं, नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर भी हम लोगों का किसने दिया था? कार्ल लिनियस। जैसे हम लोग सब साइंटिफिक नाम जानते हैं ना कि मनुष्य का साइंटिफिक नाम ये है, बैगन का साइंटिफिक नाम ये है, आलू का साइंटिफिक नेम ये है, तो उसी में बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें द्विनाम पद्धति बोलते हैं। इसको भी कार्ल लिनियस साहब ने ही दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग ये वर्गीकरण किस आधार पे किए थे? जो कार्ल लिनियस साहब थे उन्होंने किस आधार पे इसको वर्गीकरण किया था? तो वो 3 आधार था। पहला आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान, इसको पहचाने कि नीले रंग का है चलो इसको एक जगह पे रखते हैं, काले रंग का इसको एक जगह पे रखते हैं, यानी जो आप देख रहे हैं उसके आधार पे। फिर है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसके पहले मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, उसका वर्गीकरण किया कि इसका क्या कैरेक्टर है और ये किस में जाएगा। देन नोमेनक्लेचर, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? उसका नोमेनक्लेचर किया, कुछ ने लिनियस साहब ने किया और हम लोग उसको जाने कि हाँ इसका ये नाम है। मनुष्य का नाम होमो सेपियंस सेपियंस, ये किन्होंने बताया? कार्ल लिनियस साहब ने बताया। और अभी लाखों करोड़ों जीव हैं जिनको आप नहीं जान रहे हैं, सबका साइंटिफिक नाम है जो हम लोग बायोलॉजी में यूज करते हैं। अभी आप यहाँ पे भी आलू बोल रहे हैं, अमेरिका में भी आलू बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसा जगह भी होगा जहाँ आलू को आलू नहीं जाना जाता होगा, लेकिन अगर हम उसका साइंटिफिक नाम बोलेंगे तो वहाँ पे उसको पहचाना जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नाम जो ऑल ओवर वर्ल्ड में उस चीज़ से उसको जाना जाता होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी है कि कार्ल लिनियस ने एक बुक लिखी, सिस्टेमा नेचुरा, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरा। तो अभी हम लोगों ने 4 बुक के बारे में जाना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चारों बुक के बारे में आप याद रखेंगे कि चारों बुक किसने कौन सा बुक लिखा और किसमें क्या दिया। सिस्टेमा नेचुरा, जिसमें इन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के बारे में इन्होंने 2 भागों में बांटा। किसको? पूरे जीव जगत को 2 भागों में बांटा, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। कौन कौन सा? पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत में प्लांट्स के बारे में और जंतु जगत में एनिमल्स के बारे में। तो अब हम लोग एनिमल्स के बारे में जानेंगे पहले। तो नेक्स्ट करते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या है? तो संसार के समस्त जंतु जगत को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। द एंटायर एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट प्रोटोजोआ, देन मेटाजोआ। जंतु जगत को किसमें बांटा? पहले प्रोटोजोआ एंड एंड मेटाजोआ। प्रोटो, जहां भी आप प्रो जानेंगे ना, बायोलॉजी का कुछ कुछ वर्ड है जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि इसको क्या क्यों बोला जा रहा है। प्रो मतलब पहले, हमेशा पहले। प्रोटोजोआ मतलब पहले ये आया देन कुछ आया। तो प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, इसको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में बांटा गया। किसको? एनिमल किंगडम्स को। अब ये प्रोटोजोआ में क्या आ रहा है और मेटाजोआ में क्या आ रहा है, देखते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है एक कोशिकीय प्राणी, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल का बना है। एक सेल से ही उसका एक्सक्रीशन हो रहा है, एक सेल से उसका डाइजेशन हो रहा है, एक सेल से उसका रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी सिंगल सेल है और वो सभी प्रकार के फंक्शन कर रहे हैं। बॉडी के जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो एक सेल से कर रहे हैं। देन वे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर से बने होते हैं। सभी एक कोशिकीय जीवों को प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। अब देखिए बच्चों, क्या है, मैंने क्या किया, सिर्फ देख के हम लोग नहीं रखेंगे कि इसको ये है। अब उसमें मैंने क्या देखा कि जो एक सेल वाले थे वो सारा फंक्शन कर रहे थे, यानी जितने भी एक सेल वाले जीव जो फंक्शन एक ही जैसे सारा फंक्शन कर रहे थे उनको किस में रख दिया गया? प्रोटोजोआ में। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा हम लोग 7, 8, 9, 10 बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। अमीबा, अमीबा का एक बहुत यूनिक चीज़ है, ये इमोर्टल है। इमोर्टल मतलब ये कभी नहीं मरता है, कभी नहीं मरता। इसको जितने भी खंड में काटेंगे ये पुनः पुनः नए अमीबा की तरह बन जाएंगे। ये बिल्कुल क्या है? इमोर्टल है, ये हमेशा ही जीवित रहते हैं, ये कभी नहीं मरते हैं। देन है पैरामीशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें एग्जाम में पूछा जाएगा। स्लीपर लाइक एनिमल्स, चप्पल के आकार का एनिमल्स कौन सा है? तो आप बताएंगे पैरामीशियम। ये पैरामीशियम क्या है? तो ये प्रोटोजोआ में आता है। ये पैरामीशियम क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अराइज होते हैं। देन मेटाजोआ में जाते हैं।
बहुकोशिकीय प्राणी, यानी इसमें बहुत सारे सेल होते हैं और हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। और ये सेल जब बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू भी बन जाते हैं, जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बन जाते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। यानी हम अभी सेल की बात कर रहे हैं, ये सेल जब एग्रीगेट हो जाते हैं क्या बन जाएंगे, टिश्यू बन जाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो मल्टीपल सेल्स से मिलकर बने होते हैं सभी मल्टी सेलुलर एनिमल्स को एक फाइलम में, समूह में रखा गया है। इसी फाइलम में रखा गया, किसमें, मेटाजोआ में। मेटाजोआ में किसमें रखा गया, मेटाजोआ में। किसके आधार पे, बहुकोशिकीय के आधार पे, यानी मल्टीपल सेल हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, या ये सेल टिश्यू बन चुके हैं या टिश्यू से ऑर्गन बन गए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पोरिफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्कीहेलमिन्थेस, एनालिड्स, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा एंड कॉर्डाटा। फाइनली हम लोग किस में आते हैं, इसमें ही आते हैं, गाय, भैंस, बकरी, हम लोग सब जितने भी जानवर हैं सब। अब बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं जिसको हम लोग को देख के लगेगा अरे ये तो बिल्कुल बहुत डिफरेंट है, ये कैसा है। तो हम लोग सब एक एक करके जानेंगे कि कौन सा एनिमल्स कौन सा फाइलम में आया। अब कुछ यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में आपको बच्चों मिलेगा। ये कभी कभी आप जब नीट का एग्जाम देने जाएंगे ना तो ओनली ये फिगर दे देगा, नाम नहीं लिखेगा, बोलेगा कि क्वेश्चन नंबर ए में, फिगर नंबर ए में जो दिखाया गया है ये किसका फिगर है, ये किसका चित्र है, ये कौन से किस एनिमल्स का है, ये किस फाइलम में है। और बहुत डिफरेंट टाइप के होंगे। या कभी कोई ऐसा एग्जाम में जाएंगे तो इसका भी दे देगा, इसका भी दे देगा, इसका भी दे देगा, तो वहाँ बताएगा ए में कौन सा है एनिमल्स, बी में कौन सा है, सी में कौन सा है। तो वहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ें या एससीईआरटी पढ़ें, कोई भी बुक को पढ़ें, स्पेशली बायोलॉजी वगैरह, तो उसमें जो फिगर होता है बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि फिगर से बहुत क्वेश्चन अराइज होता है। फिगर में बहुत कुछ ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं, और वो चीज़ अगर आपके माइंड में सेट है ना तो आप बिल्कुल एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। यानी फिगर मस्ट है, फिगर को आपको नहीं हटाना है दिमाग से। अगर फिगर याद है तो आपको पूरा का पूरा फाइलम आपका रिविजन हो जाएगा। तो ये है जैसे साइकोन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पोरिफेरा, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला एंड स्पॉन्ज। अब इसके बारे में जानेंगे। देखिए थोड़ा सा एक चीज़ बताते हैं हम, ये स्पॉन्ज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में जानेंगे भी पोरिफेरा के बारे में। लेकिन मैं बता रही हूँ पोरिफेरा जो है ना सारा समुद्री है, कुछ मराइन है, एक्सक्लूसिवली मराइन है, बट सम फ्रेश वाटर में। यही स्पॉन्जिला होता है जो फ्रेश वाटर में होता है, इसके बारे में आगे जानेंगे हम लोग। अब ये है जेलीफिश जो हमारा टीनोफोरा में आता है। ये आपका एस्केरिस है जो एस्केरिस में आता है। ये सब फिगर है, आपको एनसीईआरटी के किसी भी फिगर को, एससीईआरटी के किसी भी फिगर को मिस नहीं करना है। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाए जाने वाले जीव थे। मैंने क्या कहा था, प्रो मतलब पहले। बायोलॉजी में कभी भी आप प्रो देखेंगे तो समझ जाएंगे पहले, ए देखेंगे तो समझ जाएंगे नो। ठीक है, आगे देखेंगे। यह अत्यंत सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटोजोआ का शब्द जो है किसने दिया था, गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रोटोजोआ की कोशिका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ क्या है, इस संघ में जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। हम लोग जब सेल्स देखते हैं ना तो क्या ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। जब ये दोनों मिलते हैं तो बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म स्तर पे इसका संगठन होता है। एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये क्या है, एक कोशिकीय है। इनमें उत्तक यानी टिश्यू एवं अंग नहीं पाए जाते। मैंने क्या बोला, सेलुलर लेवल, जब सेल बहुत सारे मिलेंगे तभी टिश्यू बनेंगे, जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनेंगे, बहुत सारे ऑर्गन बनेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सेल से बने हैं, इसीलिए यहाँ पे टिश्यू एवं अंग ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। यह जलीय जीव होते हैं, ज्यादातर इसमें कहाँ देखने को मिलता है, जल में, पानी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ
प्रोटोजोआ चलते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से उदाहरण है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग प्रोटोजोआ में मेनली 5 एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला है क्या, अमीबा। अमीबा के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, देन ट्रिपैनोसोमा। ये 5 एग्जाम्पल हैं जो हमारे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इनको हम विस्तार से। अमीबा के बारे में मैंने पहले भी कहा, ये क्या है, इनडेफिनिट शेप, साइज, कोई भी इसका साइज डिफिनिट नहीं है। और स्यूडो, मैंने क्या कहा ना, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बायोलॉजी में जो आपको याद रखना है। मैंने इसके पहले में प्रो बताया, प्रो मतलब पहले, ए बताया, ए मतलब नो। उसी तरह ये स्यूडो है, जहाँ पे आप देखें PSEU मतलब झूठा। कभी भी अगर ये देखे मतलब झूठा, झूठा बोलते हैं ना, बहुत लायर है, झूठा है, तो झूठा। स्यूडोपोडिया मतलब झूठा पैर। अमीबा किस विधि से चलता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा चलता है, यानी झूठा पैर, पैर जैसा दिखता है बट उसका पैर नहीं है, द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। और कुछ भी भोजन कैसे करता है, चलता है, कुछ मिला उसको अपने अंदर इनगल्फ कर दिया। इसके बारे में हम लोग भी डिटेल से आगे पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पैरामीशियम, हम लोग 6 एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद हम लोग पैरामीशियम के बारे में जानेंगे। ये भी कैसा होता है, सीलिया, ये जो लगे हुए हैं ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसे ही हम लोग सीलिया कहते हैं। सीलिया के द्वारा ही वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। किसके द्वारा, सीलिया के द्वारा। यानी इसको अगर इस एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो किसके मदद से जाएंगे, बाय सीलिया। सीलिया के द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे। देन नेक्स्ट यूग्लिना। यूग्लिना मैंने पहले कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको याद रखना है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ग्रीन प्रोटोजोआ भी बोलते हैं इसको, ग्रीन प्रोटोजोआ। प्लांट का इसका यही एक कैरेक्टर है कि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और एनिमल्स की तरह इसका सारा है सब कुछ कैरेक्टर है, इसीलिए इसको प्लांट और एनिमल्स को जोड़ने वाला एक कड़ी बताते हैं। जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फ्लेजला के द्वारा गति करता है। अब 2 चीजें, एक सीलिया है और एक फ्लेजला है। सीलिया भी आपने देखा ना पैरामीशियम में, छोटा छोटा है। सीलिया का जो साइज होता है बहुत छोटा छोटा, रोआ, जिसे रोआ देखते हैं ना रोम, वैसे। और अगर फ्लेजला के बारे में देखते हैं तो बिल्कुल बड़ा बड़ा सा दिखता है, बिल्कुल बड़ा बड़ा सा दिखता है। फ्लेजला और सीलिया में ये एकदम बेसिक अंतर है। या फ्लेजला द्वारा गति करता है, इट मूव्स यूजिंग फ्लेजला। किसकी मदद से, फ्लेजला की मदद से ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, कौन, यूग्लिना। और सीलिया की मदद से कौन जाता था, तो आपका इसके पहले पैरामीशियम, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी सबने सुना होगा ना कि किसी को मलेरिया हो गया, तो मलेरिया किससे हो गया, मच्छर काटने से। एक्चुअली मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता है। मच्छर क्या है, एक वेक्टर है, एक वाहक है जो किसको ढो रहा है, प्लाज्मोडियम को। वो प्लाज्मोडियम इंटर कर रहा है मच्छर में, देन मच्छर हमको जब काट रहा है तो हमको मलेरिया आ रहा है। ये प्लाज्मोडियम का पूरा ही लाइफ साइकिल आप लोगों को क्लास 12 में पढ़ना पड़ता है। जब ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे ना तो उसमें भी पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स और जानेंगे। क्या है, ये सबसे खतरनाक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम परजीवी की एक प्रजाति है जो मनुष्य में मलेरिया का कारण बनता है। और मलेरिया भी बहुत प्रकार के होते हैं, जो किससे हो रहा है, प्लाज्मोडियम से। कैसे हो रहा है, तो मच्छर के काटने से। अब नेक्स्ट देखते हैं, है ट्रिपैनोसोमा। इससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, या स्लीपिंग सिकनेस भी बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन व्यू, अकॉर्डिंग टू नेट एग्जाम, ठीक है। उस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है। यह रोग आमतौर पर एक संक्रमित सीसी फ्लाई, जिसको हम लोग हिंदी में बालू मक्खी भी कहते हैं, उससे होता है, जिसका साइंटिफिक नाम ग्लोसेना पाल्पेलिस है, के काटने से फैलता है। ट्रिपैनोसोमा कुछ बीमारियों का कारण बनता है। ट्रिपैनोसोमा कॉजेज सम डिजीज लाइक चगास डिजीज, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिन्स, ये सबसे क्या हो रहा है, बीमारियां हो रहा है। यानी अभी तक हम लोग 2 प्रोटोजोआ के बारे में देखे, एक ट्रिपैनोसोमा, देन प्रोटोजोआ, जो क्या कर रहा था, खतरनाक बीमारियों का कारण बन रहा था। अब हम लोग मेटाजोआ में आ गए। इसके पहले हम लोग क्या क्या देखा, हम लोगों ने क्या क्या देखा, प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ के बारे में लगभग जितनी जानकारियाँ थी मिल गई, बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो अभी नहीं मिली है, वो भी मिल जाएगी धीरे धीरे। अब मेटाजोआ के बारे में थोड़ा एक ये देख लेते हैं। मेटाजोआ का अर्थ होता है जानवर।
अभी जितने जानवर आप लोग देख रहे हैं, मैंने कहा कि सेलुलर लेवल था प्रोटोजोआ, फिर मल्टी सेलुलर आ गया जिसमें हम लोग आ गए, गाय, भैंस, बकरी, इंसान, सभी जितने जानवर हैं, या बहुकोशिकीय। हम लोगों में भी बहुत सारे सेल हैं जो आपस में मिलके टिश्यू बन गए हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बन गए और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण किया है। जीव है जो एक ऐसे जीव को संदर्भित करता है जिसका शरीर कई कोशिका से बना होता है, बहुत सारे मल्टीपल सेल से बना हुआ है, जो उत्तक और अंगों में विभेदित होता है। बहुत सारे सेल मिलके क्या बन गए हैं? उत्तक, टिश्यू, टिश्यू एंड ऑर्गन। ओके, अब देखते हैं, एक चार्ट दिया है एनसीईआरटी में, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, किंगडम है एनिमेलिया, मल्टी सेलुलर, एनिमेलिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मल्टी। अब इसको 4 भाग में पहले डिवाइड किए हैं किंगडम को। किंगडम के अंदर हम लोग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं किसी भी जंतु का, जिसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, ऑर्गन सिस्टम पे लेवल है, या ऑर्गन पे है, या ऑर्गन सिस्टम पे बना हुआ है। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब काटते हैं, जब किसी को काटते हैं 2 बराबर भाग में कटा या नहीं। जब किसी को काटते हैं तो वो होता है ना, रेडियल से कट रहा है या बराबर में कट रहा है, या एसिमेट्रिक कट रहा है। ए मतलब बायोलॉजी में नो, यानी 2 बराबर भाग में नहीं कट पा रहा है। बॉडी कैविटी, जब हमारा बॉडी का निर्माण होता है ना, तो 3 डर्म का निर्माण होता है। देखते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म and then finally इंडोडर्म। इक्टो, मेसो एंड इंडो, यानी बॉडी कैविटी क्या है? कैविटी मतलब ही है खाली जगह, कैविटी मतलब खाली जगह, शिलोम। जब बॉडी बनता है ना, बॉडी है, ये क्या है? बॉडी वाल है, और ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है। इसके बीच के जगह को ही क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। जब कभी ये और ये दोनों ही मेसोडर्म से कवर हो, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का आउटर लेयर एंड बॉडी का इनर लेयर, दोनों किससे कवर हो? मेसोडर्म से कवर हो, तभी हम लोग ट्रू सिलोम बोलते हैं। यानी बॉडी कैविटी का सिलोम से हम लोग किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या इसका फिर फाइनली इसको हम लोग फाइलम में रखते हैं कि किसको किस फाइलम में रखें। ठीक है, अब है सबसे पहले एनिमेलिया को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल। कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ सेल के बने हैं, यानी सेल एग्रीगेट होकर टिश्यू अभी नहीं बने हैं। तो सेलुलर लेवल में सिर्फ आपको एक देखने को मिलेगा, वो है पोरीफेरा। पोरी मतलब होता है पोर, पोर बियर एनिमल्स, लेकिन ऐसा एनिमल्स जिसके शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हैं। देन उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम, इसमें अब इसमें देखते हैं सिमेट्री। इसका जो सिमेट्री होता है ना बच्चों, वो एसिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है? एसिमेट्री, यानी अगर आप पोरीफेरा को काटेंगे ना, तो कभी भी वो 2 बराबर भाग में नहीं कटेगा, 2 बराबर भाग में नहीं कटेगा। यानी जब काटेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट शेप में कटेगा, कोई बड़ा रह जाएगा, कोई छोटा रह जाएगा, कोई जैसा भी रहेगा, वो कभी एक बराबर भाग में नहीं कटेगा। अब है दूसरा वे, हम लोग किसके आधार पर रखे हैं? टिश्यू या ऑर्गन लेवल सिस्टम पे। टिश्यू में क्या है? अब सिमेट्री भी देख लेते हैं, कोई रेडियल है तो कोई बायलैटरल है। अब ये रेडियल और बायलैटरल क्या है? रेडियल मतलब त्रिज्या, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, रेडियल मतलब त्रिज्या। जैसे मान लीजिए ये कोई एनिमल्स है, अगर हम एक सेंटर से इसको काटे तो बिल्कुल क्या हो रहा है? सब बराबर भाग में कट रहा है ना, That is radial symmetry and bilateral symmetry। जब कोई एनिमल्स है इसको बराबर भाग में काट रहे हैं तो बिल्कुल एक शेप में कट रहा है। हम है ना, हमारा एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, एक आंख इधर है, एक अगर हमें ऐसे काटा जाएगा तो बिल्कुल बराबर भाग में 2 कटेगा ना, डैट इज बायलैटरल सिमेट्री। जैसे ह्यूमन केस में ऐसे नहीं बोलते, लेकिन बायलैटरल सिमेट्री मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। बायलैटरल सिमेट्री, जब किसी एनिमल्स को हम लोग कट करेंगे तो वो बिल्कुल 2 भागों में समान समान रूप से कटेगा। ठीक है, अब है बॉडी कैविटी ऑफ एसिलोम या सिलोम। ठीक है, विदाउट बॉडी कैविटी यानी एसिलोमेट, ऐसा एनिमल्स जिसमें कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है, सिलोम प्रेजेंट नहीं है। दूसरा विथ फॉल्स सिलोम यानी स्यूडोसिलोमेट। मैंने पहले कहा बायोलॉजी में बहुत ऐसा वर्ड्स है जिसका अलग मीनिंग है, जैसे ए मतलब नो, स्यूडो मतलब झूठा। मैंने पहले कहा ना, स्यूडो मतलब झूठा, सीडोपोडिया पाराविश्य में पढ़ा। अब यहाँ हम लोग स्यूडोसिलोमेट्स के बारे में जानते हैं। देन विथ ट्रू सिलोम
यानी सिलोम, सिलोम है, खाली जगह है, लेकिन मैंने क्या कहा कि मेसोडर्म से कवर है। जब कभी मेसोडर्म से कवर होगा तभी वो ट्रू सिलोमेट कहलाएगा, अदरवाइज नो। अगर आप यहाँ मेसोडर्म दे देते हैं और यहाँ एक्टोडर्म दे देते हैं तो भी गलत है। अगर यहाँ मेसोडर्म देते हैं, यहाँ एंडोडर्म दे देते हैं तो भी गलत है। यानी हमारा बॉडी डाइजेस्टिव का आउटर लेयर एंड बॉडी का इनर लेयर दोनों ही मेसोडर्म से कवर्ड हो तभी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सिलोम यानी सिलोमेट। ठीक है, अब हम लोग ने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमेट्री क्या है, बॉडी कैविटी क्या है। अब देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से फाइलम आते हैं। तो सबसे पहले पॉरीफेरा देखते हैं। पॉरीफेरा क्या था, सेलुलर लेवल था और एसिमेट्री था, नहीं कटता था, इसमें सिर्फ एक आया पॉरीफेरा। फिर जाते हैं सिलेंट्राटा एंड टिनोफोरा, ये किस में आ रहा है, रेडियल सिमेट्री एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्म्स, हेमिकॉर्डाटा, देन फाइनली कॉर्डाटा। तो ये सभी आपका चला जाएगा बायलैटरल सिमेट्री, यानी जब काटेंगे तो दो बराबर भाग में कटेगा, एंड टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी टिश्यू वाला है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बन चुका है, या ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। बाय।